बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त गैर मामूली सूरत हाल से दो चार है। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर एक बड़ा झटका बर्दाश्त कर रही है। पहले खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से बजट मंजूर हुआ, वो भी खान साहब की मंजूरी के बगैर। फिर सुप्रीम कोर्ट का वो अहम फैसला आया जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई। अब खुद पार्टी की क़यादत उलझन का शिकार नजर आती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा सूरत हाल पर खान साहब की हमशीरा अलीमा खान ने खुलकर मायूसी का इजहार किया है। उनका कहना है, हम पर तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, जज साहबान बेबस हैं और इमरान खान की रिहाई अब मुमकिन नज़र नहीं आ रही। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि इमरान खान को माइनस कर दिया गया है। ज़रा सुनिएगा क्या कहा। मैडम, क्या इमरान खान को माइनस कर दिया गया? माइनस इमरान फार्मूला है। खान साहब ने तो कहा था मेरा अप्रूवल होगा। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी तहरीक इंसाफ की क़यादत का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, ये फैसला वोटर्स की तौहीन है। आज इमरान खान को नहीं, अवाम को माइनस किया गया है। शिबली फराज ने इसे जमहूरियत के खिलाफ साजिश करार दिया, जबकि कबल शुजब ने इसे पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन कहा। इस सारी सूरत हाल के बाद अब सवाल ये उठता है कि क्या तहरीक इंसाफ वाकई एक बंद गली में दाखिल हो चुकी है? क्या इमरान खान सियासी मंजरनामे से बाहर कर दिए गए हैं? और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या अब ये जमात अपना वजूद बरकरार रख पाएगी या माजी का किस्सा पारीना बन जाएगी? इस सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने। ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। ज़ुबैर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों से महरूम कर दिया है। आपके ख्याल में क्या ये फैसला कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है या इसके पीछे सियासी मकसद भी हो सकता है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की जो कोशिश थी वो पूरी हो गई है। देखिए, पहले तो ये सियासी मकसद ही है, हो नहीं सकता है ही। इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। पाकिस्तान में सन 50 की दहाई में जो सिलसिला शुरू हुआ था जस्टिस मुनीर, आज भी हम उसको याद करते हैं। हम तमाम वो केसेस, चाहे वो मार्शल लॉज, मिलिट्री इंटरवेंशंस थी, उनकी जस्टिफिकेशन थी, मज़ाक़ा खेज़ फैसले थे, चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का था या 99 में जब मिलिट्री इंटरवेंशन का था, वो तो बहुत ही मज़ाक़ा खेज़ था कि नॉट ओनली मिलिट्री इंटरवेंशन को जस्टिफाई किया था बट जो प्रेयर में था भी नहीं कि मुशर्रफ साहब को उन्होंने 3 साल तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की भी इजाज़त दे दी थी। सो हमारे जजेस जो है वो दुनिया में कोई अच्छी नज़र से नहीं देखे जाते और ये जो अब फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इसके बाद और भी ख़राब हो गया हमारा नाम। और सो आई थिंक सियासत से जब हम किसी के पीछे पड़ जाते हैं, जैसे हमने माजी में देखा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी ऑन द रॉन्ग साइड होती है वो सारे फैसले उसी के अगेंस्ट आते हैं और ये भी उसी का तसलसल है। जबकि इसमें जो सबसे बुनियादी चीज़ जो ख़राबी है वो एक चीज़ को इग्नोर कर दिया गया हमारे जजेस ने अनफॉर्चुनेटली, और जो फैसला साजी करते हैं कि अवाम का जो मैंडेट है, क्योंकि आइन जो है पाकिस्तान का मंसूर वो बड़ा क्लियर है। उसमें ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान विल बी गवर्न्ड बाय द चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अब हम ये तो मुस्लिम लीग या पीपीपी या एमक्यूएम ये तो नहीं क्लेम कर रहे कि वो वोट हमें पड़े थे। वो ये कह रहे हैं टेक्निकल रीजंस की वजह से इनको नॉकआउट करें और वो सीटें हमें दे दें। ये इस वजह से नहीं कि अवाम ने वोट चूंकि डायरेक्ट इलेक्शंस में हमें दिए थे, इस तनासब से जिस तनासब से हम अब वो वाली सीटें लेके जा रहे हैं। सो अगर टेक्निकल कोई नॉकआउट था भी तो इनका कैसे बन जाता है राइट? सो दे आर नॉट द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स हु विल गो इन द असेंबली एंड इनफैक्ट वो जो असेंबली में ऑलरेडी बहुत ही भारी अक्सरियत उनकी है जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, जिनको अवाम ने नहीं भेजा, उसमें और ज़्यादा मजीद इजाफा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। कल मेरे साथ प्रोग्राम में आबिद ज़ुबैरी साहब, हसन रज़ा पाशा लीगल एक्सपर्ट्स थे और जब ये पूरा फैसला उनके सामने आया तो दे वर वेरी क्लियर। उन्होंने कहा कि ये एग्जैक्टली ज़ुबैर साहब जो आप बात कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि इट इज़ जस्ट लाइक री राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जिसका राइट नहीं है, जो बंदा एक सीट जीता है और उसको प्रैक्टिकली 2 सीट्स और एडिशनल मिल रही हैं। सो इस कॉन्स्टिट्यूशन चेंज के बाद आप पाकिस्तान के अंदर कंट्रोल डेमोक्रेसी, कंट्रोल जस्टिस, कंट्रोल फैसले, सब कुछ कंट्रोल बनाएंगे तो फिर मुल्क का किस तरह आगे चलेगा जी? ये भी थोड़ा समझाइएगा।
जी, एक तो पाकिस्तान इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल, उसके हिसाब से पाकिस्तान इज ऑलरेडी एन अथॉरिटेरियन स्टेट, इस फैसले आने से पहले ही। सो इससे ज़्यादा बुरी वो कोई क्लासिफिकेशन हो नहीं सकती। इट्स दे डोंट से कि जी इट्स अ कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी, दे डोंट से कि ये सेमी कोई ऐसा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, दे से इट इज़ एन अथॉरिटेरियन रजीम। एन अथॉरिटेरियन रजीम का मतलब ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं अवाम के, उससे महरूम पाकिस्तान हो चुका था पहले भी और इसके बाद और हो गया है। सो जुडिशरी कंप्लीटली ख़त्म हो गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो 26वीं अमेंडमेंट के असरात अभी हम देख रहे हैं, पहले मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी, अब ये फैसला आया है। इसी तरह से पीका लॉज के थ्रू मीडिया का गला घोंट दिया गया था। इसी तरह से जो इलेक्शन कमीशन है, अब होना तो ये चाहिए था कि वो इलेक्शन कमीशन जवाब दे होता कि पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें का रिजर्व सीट्स ये पीटीआई को मिलेंगी, तो उन्होंने इंप्लीमेंट ही नहीं किया एंड दे गॉट स्कॉट फ्री। और वो सारे इसी चक्कर में, वो जाहिर है उनका टेन्योर भी खत्म हो चुका है, लेकिन ऑब्वियसली ये हुकूमत वक्त जो है, द रजीम टुडे, उसको जिन्होंने इतना रिस्क लेके और अपने आप को हिस्ट्री में अपना नाम खराब, उनको पता है कि उनका नाम अच्छे नामों से याद नहीं किया जाएगा, उनको बेनिफिट देने के लिए अब बजाय कि उनकी अकाउंटेबिलिटी होती लॉन्ग आफ्टर दे वुड हैव गॉन, तो हम फिर पीछे मुड़ के देखेंगे। जैसे मुशर्रफ साहब के हवाले से जब हम बात करते हैं या उससे पहले के हवाले से बात करते हैं, और रिसेंटली जिस तरह जनरल बाजवा के हवाले से बात करते हैं। अब मंसूर, मैं जरूर याद दिलाना चाहता हूं कि अभी की बात है ना, चंद साल पहले की बात है, 330 मेंबर नेशनल असेंबली के खड़े होकर जनरल बाजवा को उन्होंने एक्सटेंशन का वोट दिया। आज आप भी हर हफ्ते प्रोग्राम्स करते हैं, कोई पाकिस्तानी को सुनते हैं, कोई सियासतदान को, उनमें से जिन्होंने वोट डाले थे, चाहे वो रूलिंग रजीम से ताल्लुक हो उनका, कि जनरल बाजवा बड़े अच्छे आदमी थे, लेकिन जनरल बाजवा का बल्कि जब नाम आता है तो वो खराब अल्फाज में ही लिया जाता है, चाहे ख्वाजा आसिफ लें या राना सनाउल्लाह लें या जो भी हो। तो जब हम वो, इसका मतलब ये है कि उस वक्त जब हम खड़े होकर 330 मेंबरान वोट डाल रहे थे, वो इसलिए नहीं कि उनको पता था कि जनरल बाजवा बेहतरीन जनरल है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बेहतरीन है, वो इस वजह से था कि वो डरते थे। और ये जो डर और खौफ होता है, जब वो चला जाता है शख्स, तो पीछे हम मुड़ के अयूब खान, ज़ियाउल हक, मुशर्रफ, कियानी, सबको हम सुना रहे होते। दैट इज, ये समझ से बालातर है कि अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए हम इस किस्म के इकदाम करते हैं। लेकिन ज़ुबैर साहब, जब आप ये बात कह रहे हैं, एंड आई 100% एग्री टू इट, पाकिस्तान का एक हम देखते हैं 1947 टिल टुडेज डेट, आज भी बात की जाती है कि पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है, और वो आप और मैं बात नहीं करते, पाकिस्तान के वज़ीर दिफा बात कर रहे हैं, और ये हाइब्रिड सिस्टम सबको सूट कर रहा है जो इस वक्त हुकूमत में है। तो सर, जब सारे इसी थाली के अंदर रहते हैं और सारों को ये सूट कर रहा है खाना, तो फिर चेंज की बात हम क्यों करते हैं? देन वी ऑल शुड बी वेरी ओके विद इट कि हाँ, इसी तरह पाकिस्तान चलना है और इसी तरह ये निज़ाम चलेगा। तो मुल्क हासिल अवाम के लिए किया था। बर्रे सग़ीर के जो मुसलमान थे लार्जली, उसमें दूसरी ज़ाहिर है वो रिलीजियस लोग भी थे, हिंदू, पारसी वगैरह, तो पाकिस्तान फिर हासिल किया था अवाम के लिए। लीडरान तो बिल्कुल ठीक थे, लीडरान को क्या था, बड़े बड़े वहाँ उनके महल भी थे हिंदुस्तान में, बड़ी ज़बरदस्त पोजीशंस भी थी, उनकी वाह भी होती थी, उनको झंडे वाली गाड़ियाँ भी मिलती थी। फाइनेंस मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, 1946 की जो इलेक्शन के रिजल्ट में इंडियन यूनियन की गवर्नमेंट बनी थी, और भी बहुत से मुसलमान थे जो बाद में पाकिस्तान, तो किस लिए हासिल कर रहे थे? अवाम के लिए हासिल कर रहे थे। अगर अवाम ही का ख्याल नहीं करेंगे, अगर सिर्फ अपना करना है, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। और मसला इसमें क्या होता है मंसूर, मसला ये होता है कि देखें, अयूब खान का सिस्टम था, बड़ा ज़बरदस्त चल रहा था, सब कह रहे थे, सब चुप हो गए हैं, किसी को कोई भी नहीं उसके ऑपोजिशन, और कितनी मुल्क आगे जा रहा है, अमेरिका कितना उसको लिफ्ट कराते हैं, सोने से। जिस दिन अयूब खान गए, जिस दिन उनके साथ उनका अपना बनाया हुआ आइन चला गया, तो इम्प्लोजन होता है। उसको 10 साल लगे या 4 साल लगे या 5 साल, जब ट्रांसफर ऑफ पावर इज नॉट डिफाइंड एंड यू क्रिएट अ हाइब्रिड सिस्टम एज डिफेंस मिनिस्टर सेज, तो ये एक वक्त में फटेगा और फिर वो एक लावा होगा और फिर वो उससे संभलना मुल्क के लिए मुश्किल, और फिर एक सफर दोबारा से शुरू होगा। दैट हैज बीन आवर हिस्ट्री एंड वी आर नॉट रेडी टू चेंज दैट हिस्ट्री। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, अलीमा खान का कहना है कि इमरान खान की रिहाई अब मुमकिन नहीं रही,
तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं और मुझे लगता है कि खान साहब को माइनस कर दिया गया है। सर, ये जो माइनस वाला एक फार्मूला है जिसके ऊपर कहा जाता है, आपको याद होगा नवाज शरीफ को माइनस कर दिया, बीबी शहीद को माइनस कर दिया, उसके बाद जरदारी साहब को माइनस कर दिया, इमरान खान को माइनस कर दिया। ये माइनस करने का एंड रिजल्ट भी हमने जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर आज तक देखा है। तो फिर क्यों ये माइनस का इतना शौक है, माइनस करने और करवाने का? एक तो हम जमहूरियत में बिलीव नहीं करते हैं। सबसे बड़ी इसका जो माइनस की जब हम बात करते हैं, आपने एक नाम नहीं लिया था शायद, वो शेख मुजीबुर रहमान, उनको भी माइनस कर दिया गया था। जबकि जब इलेक्शंस हुए तो 169 में से 167 सीट्स उन्होंने हासिल की थी, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी माइनस किया। सबको आपने दूसरे नाम लिए, क्योंकि असल चीज ये होती है कि अगर हम तो जमहूरियत में बिलीव करते हैं तो इट इज द पीपल, कि वो किसके साथ खड़े, वो माइनस कर रही है। जब तक वो माइनस नहीं करते तो ये टूल दिया जा सकता है उस निज़ाम को जिसमें किसी को काटा, उसको माइनस आप कह रहे हैं इन सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज में कहा जाता है उनके अगेंस्ट काटा लग गया है। और मैं आपको एक और नाम याद दिला दूं जो आपने नहीं लिया, जो हुकूमत में उस वक्त तक नहीं थी, मरियम नवाज के अगेंस्ट काटा लगा। बिल्कुल रिसेंट हिस्ट्री की बात है, ठीक है ना, कि ये भी इनको भी पॉलिटिक्स अलाउ नहीं है। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि काटा लग गया है। भाई काटा अवाम ने लगाना होता है। किसी एक बंद कमरे में बैठ के, अच्छे माहौल में बैठ के किसी ने फैसला नहीं करना होता चंद लोगों ने कि किसके अगेंस्ट काटा लगाए और किसको पॉलिटिक्स अलाउ की जाए। अवाम जिसके साथ है, या तो फिर हम डिक्लेयर कर दें कि इजिप्ट की तरह डिक्लेयर कर देना, वो पहले हुस्नी मुबारक और अनवर सादात और कमाल नासिर और अब सीसी जनरल सीसी हैं कि भाई ये निज़ाम है, यही चलेगा, जैसे गद्दाफी साहब ने किया था, जैसे दूसरे अरब डिक्टेटर्स ने किया था। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो अरब मोनार्कीज हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जिस तरह सद्दाम हुसैन ने किया था। तो या तो वो फिर कर दे कि जी हम आ गए, हम बैठे हुए और ये अब निज़ाम होगा, तो फिर सारे माइनस हो जाएंगे और अवाम भी माइनस होंगे। और फिर एक दिन जैसे हमने सब देखा है अरब कंट्रीज में, जिन कंट्रीज का मैंने जिक्र किया था, फिर तबाही होती है। और या तो ये सिस्टम से, या तो जब ख्वाजा आसिफ की मैं स्टेटमेंट की जरूर जिक्र करूंगा कि जब वो ये कहते हैं कि ये तो 90s से यही वाला अगर सिस्टम होता तो पाकिस्तान के लिए ज्यादा अच्छा होता। मैं बिल्कुल गले लगाने के लिए तैयार हूं ख्वाजा आसिफ को, लेकिन उसका जवाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने देना है कि 90s में तो कन्फ्रंटेशन आप कर रहे थे। आपने कहा मैं किसी सुपर प्राइम मिनिस्टर किसी को नहीं बनने दूंगा। आपने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है। आपने लड़ाई करके पूरी कौम को उस तरफ लगाया। तो फिर अभी आपके डिफेंस मिनिस्टर 30 साल के बाद कहते हैं कि अगर 90s में, इसका मतलब है अगर पाकिस्तान पीछे रह गया बकौल ख्वाजा आसिफ के, तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर आती है, एंड ही इज आंसरेबल। या ख्वाजा आसिफ एक्सप्लेन करें या मियां नवाज शरीफ एक्सप्लेन करें। बिल्कुल सही। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात करें तो बज़ाहिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या ऑप्शन इनके, या सियासी ऑप्शन इनके पास नहीं रही। सर, तो क्या इसके बाद हम जो देख रहे हैं कि इनके अंदर जिस तरह दड़ेबंदी हो रही है, इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं, आप समझते हैं कि ये फैसला पार्टी को मज़ीद उसके अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएगा, उसको कमज़ोर करेगा? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माइनस इमरान खान, जो उनकी बहन कह रही हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। व्हाट डू यू वांट टू कमेंट ऑन दैट? बिल्कुल देखें, ये फैसले से और मज़ीद तोड़ फोड़ होगी पार्टी में, इसमें कोई शक नहीं है, और उसको और मज़ीद कमज़ोर करने का एक और अटेम्प्ट है, इसमें भी कोई शक नहीं है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो लीडरशिप होती है, उनकी जो मौजूदा लीडरशिप है, जिनके हम बयानात देखते हैं, आपस में लड़ाइयाँ देखते हैं, वो भी बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। लेकिन मैं इसको बिल्कुल मंसूर डिफरेंटली देखता हूँ। ये कोई आइडियल डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है इंडिया में जिसको फैसला साजी करने की, सियासत करने की आज़ादी होती है, कोर्ट कचहरी से रजू करने की इजाज़त होती है, पार्लियामेंट में अपनी बात मनवाने की एक लॉजिक होती है। यहाँ ये जो इस वक्त आपने खुद अल्फाज इस्तेमाल किए, दीवार से लगवा दिया गया है। अब जिस पार्टी को तोड़ फोड़ इस हद तक की जाए कि जिसमें एक सीनियर लीडरशिप को पहले गन पॉइंट पर कहा जाए कि आप पॉलिटिक्स को छोड़ दें, एक फेडरल
पार्टी, इट्स द ओनली फेडरल पार्टी, उसके बड़े बड़े लीडर शीरी मजारी, असद उमर वगैरह को आपने कहा कि जी आप पॉलिटिक्स जोड़ते कोई नॉर्मल अंदाज में, और यहाँ बैठ के सारे पढ़े लिखे हमारे इतने इंटेलेक्चुअल्स तालियां बजा रहे हैं कि जी ये तो देखें जी उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी, बाकियों को अंदर बंद कर दिया, बाकियों को कभी अंदर कभी बाहर, फिर जो बाहर हैं उनको जिस तरह से डराया धमकाया, आज भी ये सिलसिला चल रहा है। सो अब उसमें जब फैसला साजी होगी सीनियर लीडरशिप की, वो कोई एग्जाम्पलरी नहीं होगी, वो आप उसको बिल्कुल उसमें बहुत गैस भी होंगे और फ्रस्ट्रेशन भी रिफ्लेक्ट होगी, और जिस तरह आपने कहा कि उनके लिए सब दरवाजे बंद हैं, सो हाउ दे कम आउट ऑफ इट, आई थिंक ओनली अल्लाह वुड नो। ठीक, अच्छा सर लास्ट जरा मुझे बताइएगा, अभी आपने मैं भी ये कहता हूँ और अपेरेंटली यही है दरवाजे बंद, लेकिन एक तरफ हम देखते हैं अलीम इन गंडापुर बजट को खुद मंजूर करवा रहे हैं, उसके बाद खुद ही कह रहे हैं कि मैं असेंबली भी तोड़ दूंगा, उसके साथ ये भी कह रहे हैं कि जो खान साहब कहेंगे वही होगा। ये क्या सूरत हाल है, ये किसी की समझ में नहीं आ रही। देखिए मैं डिफेंड अभी कर रहा था पीटीआई को, बट इट डज नॉट टेक अवे द पुअर डिसीजन मेकिंग गिवन वॉट एवर, जो मैंने कहा कि मुश्किल तरीन हालात हैं उसमें, जिस तरह आपने गंडापुर साहब की एग्जांपल दी है कि जिस तरह से उन्होंने मैं तो अगर पीटीआई में हूं तो मैं तो ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया सुन रहे हैं कि जी वो शायद कुछ पीटीआई के रहनुमाओं को मिला के टॉपल कर देंगे पीटीआई की हुकूमत, तो होने दें, तो लेकिन उससे ये कंसिस्टेंसी फैसला साजी की होनी चाहिए। बजट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। गंडापुर साहब और उनकी टीम को पता होना चाहिए था कि ये इसमें चैलेंजेस भी आएंगे, इसमें दबाव भी आएगा, तो ऐलानात कम करें, पब्लिक स्टेटमेंट्स कम दें कि जी अगर यूं होगा तो मैं फिर यूं करूंगा, भाई फिर आपके ही गले पड़ते हैं वो आपके अल्फाज। Isn't it better to keep things internally, आपस में जो भी आपने करना है वो करें, और उसके बाद आपको किसी का जवाबदेही करनी ना पड़े कि ये बजट मैं नहीं पास होने दूंगा, अब पास भी होने दिया है। सो आई मीन ऑब्वियसली पीटीआई वाला कोई इसको ज्यादा सही तरीके से डिफेंड करेगा। मैं समझता हूं कि पीटीआई शुड लर्न वन आर्ट, और वो ये है कि स्पीक एज लिटिल एज पॉसिबल इन पब्लिक अबाउट देयर ओन इंटरनल अफेयर्स, कि जी वो तो मैंने ऐसे नहीं कहा था, इसने ऐसे किया था। उससे ज्यादा अच्छा ये है कि आपकी तनकीद और आपकी तमाम चीजें हुकूमत वक्त के लिए हों, अवाम की बेहतरी के लिए आप बात करें, इकोनॉमिक इश्यूज पर ज्यादा बात करें, पार्लियामेंट में ज्यादा पॉइंट्स रेज करें। दैट वुड सर्व देम फार बेटर देन द करंट सिचुएशन इज। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद जुबैर साहब, फॉर्मर गवर्नर सिंध, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो गज़ा के ऊपर बात करेंगे और मेरे साथ होंगे एयर मार्शल सईद मोहम्मद खान, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, मुश्तरका आलमी दबाव, सियासी पस मंज़र और जंग के थका देने वाले महीनों के बाद आखिरकार गज़ा के मैदान जंग में जंग बंदी की उम्मीद दिखाई देने लगी है। रिप्यूटेबल इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स बशमूल टाइम ऑफ इज़राइल, द वॉल स्ट्रीट जर्नल और द वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिका और इज़राइल एक मुजव्वज़ा मुआहदे पर मुत्तफ़िक हो चुके हैं जिसका मकसद ख़ित्ते में पायदार अमन कायम करना है। इस मुजव्वज़ा मंसूबे के तहत हमास की क़यादत को जलावतनी इख्तियार करना होगी, जबकि 4 अरब ममालिक आर्ज़ी तौर पर गज़ा का इंतज़ाम संभालेंगे। इस पेशरफ्त में सबसे अहम नुक्ता ये है कि इज़राइल पहली बार एक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेगा, जबकि सऊदी अरब और शाम इज़राइल को बाकायदा तस्लीम करने पर आमादगी ज़ाहिर करेंगे। मगरबी किनारा इज़राइल के कंट्रोल में चला जाएगा और तमाम इज़राइली मग़वी रहा किए जाएंगे। अगर ये मुआहदा हकीकत बन जाता है तो मशरक़ वस्ता में अशरों पर मुहीत खूनी बाब का ख़ात्मा मुमकिन हो सकता है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है एयर मार्शल सईद मोहम्मद खान ने। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सर सबसे पहले, क्या 60 दिन की जंग बंदी मशरक़ वस्ता में किसी बड़े सियासी हल की इब्तदा है या महज वक्ती रिलीफ? सबसे पहले मंसूर तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम में इनवाइट किया। हम आज जिस जगह खड़े हैं ये पहली मर्तबा नहीं है कि गाजा में सीज फायर इम्प्लीमेंट हुआ है जी। अगर आपको याद हो, नवंबर 2023 में
सीज फायर इम्प्लीमेंट हुआ था, और उसके बाद कुछ जो कैदी थे, इजरायली कैदी, उनको वापस किया गया था हमास की तरफ से, और कुछ पैलेस्टीनियंस को इजराइल ने भी छोड़ा था। लेकिन इजराइल जो है उसका वो जो है वो न्यूट्रलिटी या एक अमन के तरीके से काम करने का आदी नहीं है, और उसने नवंबर 2023 से लेके जनवरी 2025 तक वो किसी ना किसी तरीके से इस सीज फायर को वायलेट करता रहा। True. और जनवरी में उन्होंने तो बिल्कुल फिर डिक्लेयर कर दिया कि ठीक है, हम जो हैं क्या कहते हैं एक दोबारा जंग शुरू करने जा रहे हैं हमास के साथ। जी। देखिए, इस सीज फायर की जो सबसे खुश आइन बात यह होगी कि मार्च से लेके आज तक गाजा में जो है भूख जी और ह्यूमैनिटेरियन एड को एज अ टूल ऑफ वेपन ब्लॉक किया गया और इस्तेमाल किया गया, ठीक है ना, जो कि सब इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ है। अनफॉर्चुनेटली एक चीज जो बहुत खुल के सामने आई है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो भी तरीक़ाकार काम करने का है, वो दुनिया में अमन और इंटरनेशनल लॉ की इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर नहीं कर सकता। True. क्योंकि जब तक जो 5 बिग पावर्स हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल ना, वो एक जंग का हिस्सा ना बने, तो दुनिया में पीस आना बहुत मुश्किल है। अगर आपको याद हो, जून ही में सिक्योरिटी काउंसिल के 10 मेंबर्स जो थे, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की जिसमें इमीडिएट सीज फायर था जी। लेकिन सिर्फ एक वोट, एक अमेरिकन वोट की वजह से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका या अडॉप्ट नहीं हो सका। इसके लिए फिर जनरल असेंबली ने इस मैटर को उठाया, क्योंकि तकरीबन अब लोग कहते हैं कि 1 लाख के करीब फलस्तीनी मर चुके हैं पिछले 2.5 साल में। और अगर आप उधर भी देखें तो आउट ऑफ 180 कंट्रीज 150 कंट्रीज 149 150 कंट्रीज ने रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है, जिसका मतलब है कि अब पूरी दुनिया में जो है एक लहर सी आती जा रही है, ये एक अंडरस्टैंडिंग सी आती जा रही है कि लोगों को अंदाजा हो रहा है कि इजराइल जो है वो सही जगह नहीं खड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक और है। वो जिस तरह इस इलाके में अपना असर रसूख बढ़ाना चाहते हैं, तो आगे पीस आना बहुत मुश्किल हो जाए। मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूं कि अल्लाह करे कि अगले हफ्ते जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं सीज फायर हो जाए, क्योंकि अगर वो हो जाएगा उससे 2-3 चीजें बहुत हो जाएंगी। एक तो जो भूखे लोग हैं उनको ह्यूमैनिटेरियन बेशक पहुंचा दी जाए, हाँ, ठीक है ना। और जो लोगों को मारा जा रहा है, जो भूख के मारे खाने की लाइन में खड़े हैं, वो चीज बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही। अच्छा, ये है जी सर इसमें एक और चीज़ ज़रा बताइएगा। हमास को, अगर जब हम बात करते हैं हमास को गज़ा छोड़ने की शर्त और दाखिली कमज़ोरियों के तनाजुर में अगर हम इसको देखें, तो क्या गज़ा में कोई नया सियासी या मकामी ढांचा इस पूरी सूरत हाल के बाद उभर सकता है? जी देखिए, ये जो सालिस है ना, खासतौर पे ये जो सीज फायर है, ये करवाया है कतर, इजिप्ट और अमेरिका ने। जी जी, ठीक है। अगर अब ये जो सालिस है ना, इनको यानी जो पार्टीज हैं उनको फोर्स करना पड़ेगा कि वो किसी एक ऐसे एग्रीमेंट पर आए कि जो एक आम आदमी है, एक आम पैलेस्टीनियन है, उसकी किलिंग को खत्म किया जाए। ठीक है। मेरे नहीं ख्याल में कि अगर हमास जो है वो क्या कहते हैं गाजा को छोड़कर जाने की के लिए तैयार होंगे, लेकिन अगर फर्ज कर लेंगे उनके कुछ लीडर्स जो है वो मोमेंटरीली कतर या इजिप्ट या किसी और मुल्क में जाके असाइलम ले लेते हैं ताकि यहां सीज फायर मेंटेन रहे, तो इट इज नॉट अ बैड आइडिया। ठीक है ना, 1 नंबर 2 जो है क्या कहते हैं, पहली मर्तबा आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि इस इलाके में जो 2 स्टेट जो कॉन्सेप्ट है उसको पहली मर्तबा इजराइल ने माना है। हाँ। जिसका मतलब ये है कि इजराइल जो गाजा से बिल्कुल पैलेस्टीनियंस को निकालना चाहता था,
वो अब उसको एहसास हो गया है कि ये पॉसिबल नहीं नहीं है। है, बिल्कुल और ये ठीक। इस वजह से है कि वो ईरान से अपनी जंग हार गए। हार जो गए। एक उसकी एक पोजीशन थी ना ऑफ इनविंसिबिलिटी के वो जी, कि खत्म हो कोई गई, बिल्कुल इसराइल ठीक को कह रहे हरा हैं। नहीं सकता, बिल्कुल वो खत्म हो। ठीक। अच्छा सर, इसमें जब हम ये बात करते हैं तो क्या ये जो अरब ममालिक पर मबनी अबूरी इंतज़ाम फ़लस्तीनी अवाम के लिए अगर हम बात करें, उनकी इस्तेहकाम के लिए आपको लगता है बनेगा, या उनकी खुद मुख्तारी को महदूद करने के लिए बनेगा? ये भी एक बड़ा इस वक्त की सिचुएशन के ऊपर ये क्वेश्चन रेज हो रहा है जी। देखिए, मैं आपसे फुली एग्री करता हूं। आप पिछले 100 साल की हिस्ट्री देख लें कि जहां जहां से इंपीरियल पावर्स निकली हैं, वो इलाके कभी भी सुकून में नहीं रहे। एग्जैक्टली, और एक ठीक है। एग्जांपल सबसे अच्छा इंडिया पाकिस्तान का है, ठीक है ना। 1947 से लेके आज तक 77 ईयर्स हो गए हैं। वो एक ऐसी चीज छोड़ के गए हैं हमारे बीच में कि हम उस वक्त से अभी तक 5 जंगें लड़ चुके हैं, ट्रू। ठीक है। तो अगर यहां भी अगर अमेरिका और जो बिग पावर्स हैं, अगर उन्होंने न्यूट्रलिटी शो ना की, ठीक है ना, तो फिर यहां अल्टीमेटली थोड़ी देर के लिए सीज फायर होगा और फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। क्योंकि लड़ाई में इजराइल को फायदा है, ठीक है ना। इसलिए कि वो चाहेगा कि लड़ हाँ, के किसी ना किसी तरीके से अपने इलाके को, क्योंकि अब उसको इलाका देना पड़ेगा, सही। इस फायर के बाद उसको इलाका देना पड़ेगा। वो ये चाहेगा कि किसी ना किसी तरीके से ये सीज फायर खत्म हो जाए और मैं फिर दोबारा एनेक्सेशन की पॉलिसी के ऊपर चला जाऊं। सो इट इज अ डिफिकल्ट थिंग। बिल्कुल सही। अच्छा लेकिन सर, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो 4 कंट्रीज हैं, सॉरी हाँ जी, जी मंसूर, जी आपको जी जी। कि जो ये 4 कंट्रीज हैं जो क्या कहते हैं उस जगह की मैनेजमेंट को संभालेंगी, ये उनके लिए भी एक बहुत डिफिकल्ट रास्ता होगा चलने के बिल्कुल लिए। सही। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर वहां एक इस तरह की फोर्स आ जाए, ठीक हाँ, है ना, जिस तरह हम यूनाइटेड नेशंस के नेशंस की नीचे एक पीस कीपिंग कीपिंग फोर्सेज फोर्स एंड ऑल, करते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है बिल्कुल ना। ठीक। तो अगर वहां एक ऐसी फोर्स आ जाए जो इजराइल को काबू में कर सके, ठीक है ना, और उसके ऊपर टोटल सिक्योरिटी काउंसिल की प्रोटेक्शन हो, तो यस, ये ठीक। हो अच्छा सकता सर, है। इसमें अब दो चीज़ें हैं आप जो अभी बात कह रही हैं, एंड आई टेंड टू एग्री टू इट, बिकॉज इसराइल को वाकई लड़ाई सूट करती है इस पूरी सूरत हाल में। अदरवाइज इस बिकॉज ये जो अब चीज़ें आ रही हैं उसमें इसराइल को बाहर आना पड़ेगा। लेकिन इसराइल को तस्लीम करने वाले जो अरब रियासतों की आमादगी है, वो खित्ते की पॉलिसीज़ की अगर हम बात करें तो उसमें आपको नहीं लगता कि कोई बुनियादी तब्दीली की भी निशानदही कर रही है? क्योंकि इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी कि वो चला गया और उसके बाद ये आ गए। एक बड़ा बेसिक स्ट्रक्चर जो है इस पूरे रीजन का, उसमें भी तब्दीली अपेरेंटली नजर आती है। देखिए, ये सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है मुसलमान मुल्कों के हाथों में, ठीक है ना। क्योंकि एक इजराइल की ख्वाहिश है कि जी के मुझे सारे इस्लामी ममालिक जो हैं वो एक्सेप्ट कर लें। इसमें देखिए, इसमें कोई मेरे नज़दीक, यानी कि अगर सारे ममालिक बराबरी की बुनियाद पर एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप रखते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मैं ये समझता हूं कि अगर जब भी ये सीज फायर होगा और एक नया प्रोटोकॉल इस इलाके में इंप्लीमेंट होगा, मुसलमान कंट्रीज को जल्दी नहीं करनी चाहिए इजराइल को एक्सेप्ट करने के लिए। आई मीन टू से सऊदी अरेबिया और उसके जो अलाइज हैं, ठीक है ना। इसलिए कि हमें पहले देखना चाहिए कि क्या इजराइल जो सीज फायर का मुआहदा हुआ है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में सिंसियर है या नहीं है, या वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जी कि मुझे एक्सेप्ट कर दिया जाए, हम जैसे ही उसको एक्सेप्ट करें वो जो है दोबारा अपनी हरकतों के ऊपर आ जाए। सो अभी यानी कि एक्सेप्ट करना शुड बी द लास्ट थिंग ऑन द टेबल, बिल्कुल ठीक है ना। अभी तो लोगों से ये एक्सपेक्ट करना चाहिए, इन सब लोगों से, कि जी के वहां गाजा में पीस आए और उस पीस के बाद जो है पैलेस्टीनियंस जो है वो वापस गाजा में आके अपनी जगह को संभाले और एक 2 स्टेट्स, प्रॉपर स्टेट्स बन जाए, एक जूइश स्टेट बन जाए और एक पैलेस्टीनियन स्टेट बन जाए। लेकिन इसके अंदर अभी भी एक और कैच है जो अभी ग्रे एरिया है मंसूर, और वो है कि व्हाट वुड बी द स्टेटस ऑफ यरूशलेम in this. Exactly. Is it going to be an international city like Vatican? Or is it going to be a capital of Israel? Because अगर वो इजराइल का कैपिटल हुआ तो इसका मतलब है कि मुसलमानों ने यरूशलेम को
हैंड ओवर कर दिया टू द दिया। इजराइल। तो जो के क्या कहते हैं कि मे नॉट गो वेरी वेल विद द अरब पॉपुलेशन इन जीसीसी। वेरी राइट सर। लास्ट मुझे ज़रा बताइएगा, इस पूरी सूरत हाल में जब हम आज ये बात कर रहे हैं तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा इस टेबल टॉक्स या इन रिपोर्ट्स के अंदर जो बेसलाइन है वो ईरान और इजराइल की वॉर है, जिसका रिजल्ट पूरी दुनिया ने देखा। और उसके बाद एंड सिचुएशन पे अगर अमेरिका खुद कहता है अगर मैं ना आता तो बहुत सख्त किस्म की पिटाई हुई थी इजराइल की एंड ऑफ द डेज। सर ये बड़े पैमाने पर इस पूरी तबाही के बाद ये अगर हम बात करें तो ये जो अब नया मुआहदा गज़ा की लिए बनाया गया है, एक इसमें ये भी थोड़ा बताएं क्या वाकई इसमें दुनिया का आलमी दबाव है या अवाम को देखकर, क्योंकि ये भी एक चीज़ है कि जी क्योंकि वॉर इतनी लंबी चली गई और उसका प्रेशर इतना क्रिएट हो गया अवाम के ऊपर, जो कुछ वहाँ के लोगों के साथ किया है जिसकी हम डिटेल में बात कर चुके हैं, इस वजह से अब पूरी दुनिया को ये रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, इनफ इज़ इनफ, लेट्स सिट एंड सॉर्ट दिस आउट। मंसूर, आपका एनालिसिस बिल्कुल ठीक है। और आई थिंक यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का जो रेजोल्यूशन है वो इस पॉइंट को बिल्कुल क्लियरली हाईलाइट करते हैं कि देखिए 180 कंट्रीज में से 160 कंट्रीज जो हैं वो एग्री नहीं कर रही जो अमेरिका और इजराइल का पॉइंट ऑफ व्यू है। ट्रू, ठीक है ना। और एक्चुअली आप कहें कि जो बिग 5 में से जो बिग 3 हैं वो इजराइल की साइड ले रही, ठीक है। सो लेकिन ये अगर आप देखें 160 आउट ऑफ 180 इज अ वेरी बिग नंबर। ट्रू। और इजराइल को अब एहसास हो रहा था और जो उसको बैक कर रहे हैं उनको एहसास हो रहा था कि अब दे कैन नॉट सेल इजराइल एनी मोर टू द वर्ल्ड। ठीक है ना। उन्होंने क्या अभी तक क्या कह रहे थे कि जी कि इजराइल इसलिए न्यूक्लियर हुआ है क्योंकि वो इस इलाके में अरब ममालिक के बीच में अकेला डेमोक्रेटिक कंट्री है और वो अपने आप को सेफगार्ड करना चाहते हैं, इसलिए न्यूक्लियर हो गया। ठीक है ना। या अगर आप कहते थे कि जी के इजराइल जो है वो क्या कहते हैं एक इज द ओनली नॉन मुस्लिम कंट्री इन दिस रीजन, दैट इज वाई वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखता है और वो लोगों के साथ इसलिए लड़ रहे कि वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे। लेकिन अब दुनिया ने पिछले 2-2.5 साल में ये देख लिया है कि ये सब झूठ है। ठीक है ना। इजराइल एक्सपेंशनिस्ट स्टेट है। बिल्कुल सही, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो जहां वो 5 साल पहले था, आज उससे 5 गुना ज्यादा बड़ा लैंड मास उसके अंडर कंट्रोल। सो वो अपनी हिफाजत नहीं कर रहा, वो इस इलाके में अपनी अजारादारी कायम कर रहे हैं। बिल्कुल। उस अजारादारी के वो जमीन हासिल कर रहे हैं। सो जैसे जैसे दुनिया में यानी कि आपका बयानिया कमजोर होता गया इजराइल का, तो उनका उतना होल्ड कम होता रहा है। वेरी राइट, बिल्कुल ठीक। मार्शल, ये जो आपने एग्जांपल दी आपने जो एग्जांपल दी ईरान और इजराइल की, आप उसको कहेंगे दैट वाज द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। पॉइंट आ गया सर, बिल्कुल ठीक है। एयर मार्शल सईद मोहम्मद खान, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से जिस वक्त वापस आएंगे तो जमात अली शाह साहब साबिक इंडस वाटर कमिश्नर मेरे साथ होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, सिंतास मुआहदे पर बैनुल-अक़वामी अदालत के फैसले ने एक बार फिर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी है। भारत की जानिब से दरियाओं के पानी पर यकतरफ़ा इक़दामात को मुस्तरद करते हुए आलमी अदालत ने पाकिस्तान की दरख्वास्त को दुरुस्त करार दिया है। ये फ़ैसला न सिर्फ पाकिस्तान की सफारती फ़तह है बल्कि आबी हकूक़ के हवाले से एक अहम पेशरफ्त भी समझी जा रही है। माहिरीन ने इस फैसले को भारत के लिए झटका और पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी करार दिया है। बरसों से जारी तनाज़े के इस अहम मोड़ पर सवाल ये है कि क्या अब भारत मुआहदे की असल रूह के मुताबिक अमल करेगा और क्या ये फ़ैसला मुस्तक़बिल में जनूबी एशिया के आबाई तनाज़ात के हल के लिए एक मिसाल बनेगा। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है जमात अली शाह साहब ने। आप साबिक इंडस वाटर कमिश्नर हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। शाह साहब, आलमी अदालत ने इंडस वाटर ट्रीटी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया है, लेकिन भारत ने इस फैसले को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। ऐसी सूरत हाल में ये फैसला सिर्फ एक लीगल सिंबल बनकर रह जाएगा या इसके असरात ऑन ग्राउंड भी अब नजर आएंगे या हम देखेंगे?
बहुत शुक्रिया मोहतरम। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये हमने देखना है कि ये फैसला जो है ये किस बारे में है और ये क्या है। आपको याद होगा कि 2016 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक को रिक्वेस्ट की थी कि 2 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें एक तो किशन गंगा प्रोजेक्ट था जो कि रिवर नीलम पर है जी, और एक रतले प्रोजेक्ट दरियाए चनाब में, जी, दोनों ऑक्यूपाइड कश्मीर में। उस पर कुछ पाकिस्तान के खदशात थे, तो उन्होंने वर्ल्ड बैंक को रिक्वेस्ट किया कि इस पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है ये बनाया जाए। ठीक। तो वर्ल्ड बैंक ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाने के लिए कोशिश की, तो इंडिया ने कहा जी हम कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को नहीं मानते, ओके, क्योंकि ये पाकिस्तान का जो इशू है ये टेक्निकल नोयत का है, और ट्रीटी ये कहती है कि टेक्निकल नोयत के केस जो हैं वो न्यूट्रल एक्सपर्ट जो कि एक इंजीनियर होता है वो सुनता है। ठीक। और अल्टीमेटली फिर वर्ल्ड बैंक ने न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है वो भी बना दिया और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी बना दी। अब पाकिस्तान का उस वक्त ये कहना था कि आप इशू एक है, आप 2 कोर्ट्स ये बना रहे हैं, वो इनके डिसीजन कन्फ्लिक्टिव हो सकते हैं आपस में। ट्रू, ट्रू। तो लिहाजा हम तो न्यूट्रल एक्सपर्ट को नहीं मानते। हमने पहले रिक्वेस्ट की थी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के लिए, आपने बनानी शुरू कर दी है, तो लिहाजा आप कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ही रहने दें, न्यूट्रल एक्सपर्ट को छोड़ दें। लेकिन इंडिया हरगिज़ आमादा ना हुआ और पाकिस्तान को मजबूरन जो है वो न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास भी जाना पड़ा। बिल्कुल सही। और उसके बाद कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी बन गई, लेकिन इंडिया ने कोऑपरेट नहीं किया। उन्होंने अपने 2 आर्बिट्रेटर भी नहीं भेजे थे, वरना ये 7 मेंबर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन होनी थी। बिल्कुल सही। और अभी आप ये जो साइन होकर डिसीजन भी आया, इसमें ये देखेंगे कि 5 जजेस के दस्तखत हैं जी, 5 3 अंपायर्स हैं, 2 जो है पाकिस्तान की तरफ से जो आर्बिट्रेटर थे। तो अब ये 5 मेंबर कोर्ट है, लेकिन इंडिया ने इसकी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया। शाहजी ये जो अभी आप बात कह रहे हैं, ये आई एग्री ऑन दैट। अब देखें ना, सूरत हाल फिर वही है कि भारत ने जो फैसला आया है उसको गैर कानूनी करार दे दिया है। आप जिस तरह भी फरमा रहे हैं वो चीज़ बिल्कुल दुरुस्त है, और कहा है कि अदालत पाकिस्तान के कहने पर बनाई गई और इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अब सर बात वही है कि क्या ये जो मौक़िफ़ है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के असूलों के भी ख़िलाफ़ है, लेकिन अगर अब फैसला ही भारत नहीं मानेगा और हर चीज़ के अंदर उसकी अंदर पॉइंट्स निकालेगा कि जी इसमें ये नहीं हुआ तो इसमें ये नहीं हुआ, तो फिर सूरत हाल तो मैनेज ऑब्वियसली भारत की तरफ से नहीं होगी। नहीं, मैं ये सर थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि ये किस बारे में फैसला है। जी जी, ये किसी प्रोजेक्ट के बारे में फैसला नहीं है कि ये प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान ने पेश किए थे ये सही हैं या गलत हैं। क्योंकि अभी जो एपिसोड हुई थी जिसमें हेल्ड इन अबेस उसने किया था जी, तो हेल्ड इन अबेस पर जो है ये खुद कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने दोनों मुल्कों को लिखा कि आपका जो हेल्ड इन अबेस इंडिया ने स्टेटमेंट दी है, आपने काउंटर स्टेटमेंट दी है, इसका जो हम जो कोर्ट आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग पर कोई फर्क तो नहीं पड़ता। तो पाकिस्तान ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू फॉरवर्ड किया 11 जून 2025 को, लेकिन इंडिया ने नहीं किया। अब जो पाकिस्तान ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश वहां पर किया वो एक तरफ उन्होंने रखा, दूसरी तरफ चूंकि इंडिया पेश नहीं हुआ लिहाजा ना उसने अपना भेजा है, तो उन्होंने जो इंडिया की स्टेटमेंट थी जो उसने पाकिस्तान को दी या ऑफिशियल जो भी स्टेटमेंट मीडिया में आई उनको कंसिडर करने के बाद उन्होंने ये कह दिया कि ये हेल्ड इन अबेंस कोई चीज नहीं रह सकती। ओके, टीटी में हेल्ड इन अबेंस की कोई गुंजाइश नहीं है, यूनिलेटरली कोई पार्टी भी हेल्ड इन अबेंस नहीं कर सकती। ठीक, लिहाजा हमारी जो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं और जो न्यूट्रल की प्रोसीडिंग्स हैं वो अपनी जगह पर जारी रहेंगी। ये फैसला है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा शाह जी, आप इस बार इंडिया आपने दुरुस्त फरमाया, इस बार इंडिया ने कहा जी हम तो कोर्ट को ही नहीं मानते थे। हम तो प्रोसीडिंग को जो है वो बिल्कुल जो है इनकी प्रोसीडिंग को ना मानते हैं, ना आज के डिसीजन को मानते हैं। अब आपका ये सवाल है कि इंडिया अगर नहीं मानता इस चीज को तो कल अगर इसका डिसीजन भी होता है तो उसको भी नहीं मानेगा। ऑब्वियसली सही, ठीक है जी। अच्छा, इसको अगर नहीं मानेगा तो इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है? अब देखें जी, टीटी ये कहती है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट का फैसला
या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का फैसला है, इट विल बी बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। बिल्कुल ठीक। इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर ये फैसला कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन दे देती है, पार्टीज को कम्युनिकेट कर देती है, वर्ल्ड बैंक को बता देती है जी आपने कहा था ये कोर्ट बनी, उसका ये डिसीजन है। इम्प्लीमेंटेशन ना वर्ल्ड बैंक का काम है और ना कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का काम है अंडर द ट्रीटी। अब इसमें होता क्या है दुनिया में ये होता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्योंकि ये भी एक सॉर्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बन गई कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। सही। इसके डिसीजन जो मुल्क नहीं मानता इनके, तो उन पर सैंक्शन लगाई जाती है। ओके, ठीक है जी। उसमें फर्क करें, उसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चेंज करते हैं। ठीक कि जी ये हमारा मायदा था और इसकी रूह से ये इस मुल्क ने इनकार कर दिया इसको इम्प्लीमेंट करने में, और उस पर हमारे ये खदशात हैं कि अगर ये नहीं मानेगा तो हमारा तो यहाँ पर जैसे कि पानी का इशू है, इसमें तो हमारा पानी में रुकावट आ जाएगी, हमारा पानी कम हो जाएगा, हमारी इकॉनमी जो है ये तबाह हो जाएगी। तो लिहाजा यूएन सिक्योरिटी एप्रोप्रिएट एक्शन ले और उसमें फिर जो है वो उन पर सैंक्शन लगा सकती है। अगर उनके कोई प्रोजेक्ट्स हैं उनके लोन बंद कर सकती है। ठीक। और उनको ये मजबूर कर सकती है कि आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन करें। ओके। लेकिन आपने ये दुनिया में देख लिया है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें की धज्जियां उड़ाई गई। बिल्कुल ठीक। ठीक है जी, बिल्कुल सही। तो लिहाजा ये जो सुपर पावर हैं, बड़ी ताकतें हैं, अगर ये मेरे ख्याल है ये डिसीजन नहीं मानती, इनका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अच्छा शाहजी, इसमें अब दो तीन चीज़ें हैं, ज़रा आपने बड़ा इसको एलैबोरेट करके बताया और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी बड़ी समझ आई होगी। अब दो तीन चीज़ें, जिस तरह अभी आप खुद कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो किरदार है वो हम सब ने देखा है, वो किस हद तक अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकता है वो हमने देखा है। अब ऑर्डर्स आए, फैसला हुआ, उसके ऊपर जो सैंक्शंस की आपने बात की वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन अगर भारत आलमी सतह पर फैसले मानने से मुसलसल इनकार करता है तो पाकिस्तान के पास लीगल या डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर क्या ऑप्शंस फिर बाकी रहती हैं? क्या वर्ल्ड बैंक, क्योंकि गारंटर है उसके अंदर, यूनाइटेड नेशंस का आप एग्जांपल दे चुके हैं, इसमें कोई इफेक्टिव रोल आपको अदा करते नजर आ रहे हैं, या आपको लगता है कि नहीं ये किसी और तरफ ही इस चीज का फैसला कोई और ही करेगा? देखिए जी, इसमें इफेक्टिव रोल फर्ज करें कि इंडिया की जो है ये किसके साथ ट्रेड है। ठीक है जी। अब हम देखे थे कि हम प्रेशर ग्रुप क्या बनाए। इंडिया की ट्रेड सऊदी अरेबिया के साथ है, हैवी इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया की है, यूएसए की है, और यूएसए के प्रेसिडेंट ये कह चुके हैं कि दोनों मुल्कें रेस्ट्रेन करें जंग में और अमन से बैठे एक न्यूट्रल जगह पर मैं इनको बिठाऊंगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो प्रेशर है इनको जो है इन एवेन्यूज को जो है मैं समझता हूँ को प्रोएक्टिवली देखना चाहिए कि इंडिया को टेबल पर कैसे लाया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, हेल्ड एंड बेस का बहुत सारे लोग कहते हैं जी आज तो पानी चल रहा है। भाई आज जो पानी चल रहा है अगर हेल्ड बेस में रहेगा तो आपका पानी कल 2, 4, 5 साल बाद अगर रिड्यूस होता है तो एक्शन तो आपको आज लेना है। एग्जैक्टली। आपको इंतजार यही नहीं करना कि प्रोजेक्ट बनता रहे, 10 साल बन जाएगा तो हम उसको उड़ा देंगे। आज इंडिया को आप डिप्लोमेटिकली भी मजबूर करें और प्रेशराइज करें, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाएं। अगर नहीं मानता तो फिर उसका हाल तो प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है फील्ड मार्शल वो भी कह चुके हैं कि इंडिया ने खुद एक विंडो ओपन कर दी है। उन्होंने नीलम जेलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को हिट किया है वाटर से। तो फिर जाहिर है कि टेबल पर लाने के लिए जो मौजूद, मैं आज की बात कर रहा हूं, आज के दिन इंडिया को मजबूर करना पड़ेगा। और किस तरह वो मजबूर हो सकता है? अगर वो ये डिसीजन नहीं मानता तो फिर पाकिस्तान जस्टिफाइड है कि वो अपना पानी वापस ले, उसको टेबल पे लाए। ईस्टर्न रिवर पर उनके प्रोजेक्ट्स हैं, उनको प्रोजेक्ट्स को हिट करने का हक रखता है अगर इंडिया ये इन चीजों को जो है नहीं मानता। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि लास्ट रिवार्ड जो है ये होगा, इसका ये आखिरी होगा मरहला कि हम इंडिया को इम्पोर्टेंट जो है वो। अच्छा, बिल्कुल सही है, इसको टेबल पे लाएं। ठीक। शाहजी, भारत का ये जो रवैया है ये सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी के लिए नहीं है बल्कि पूरे खित्ते के पानी के अमन के लिए एक बड़ा खतरा बन रहा है।
क्या आप इसमें थोड़ा सा हमें इसमें भी बताइएगा कि आप समझते हैं कि भारत की स्टांस से जनूबी एशिया में पानी के मज़ीद तनाज़ात बढ़ सकते हैं, और इस सूरत हाल में जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं या जो बाकी की फील्ड मार्शल कह रहे हैं या ये जो कह रहे हैं कि हम लोग प्रिसाइसली बैठाकर इश्यूज़ को रिजॉल्व करेंगे इंक्लूडिंग कश्मीर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है या पूरे इस रीजन को ये समझने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान किस तरह पानी के तनाज़ात में पूरे जनूबी एशिया को किस मुसीबत में डालने जा रहा है? देखिए जी, इसमें जो इंडिया ने 2-3 अपने पॉइंट ऑफ व्यू एक्सटेंड किए थे हेल्ड एंड बेस में, देखो जी उनका टीटी के साथ लिंक नहीं बनता। लिंक नहीं, ठीक है जी, टीटी एक सेपरेट चीज है। लेकिन फर्ज करें दुनिया अगर पजीराई नहीं करती कि पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि हेल्ड एंड बेस हो गया है, पानी रोक लिया है, तो क्या कल चाइना अगर पानी रोक लेगा? ये 400 से ज्यादा टीटी हैं दुनिया में। इसका मतलब है कि हर अपर रेपेरियन लोअर रेपेरियन का पानी रोक दे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इंडिया एक एग्जाम्पल बना रहा है, इस एग्जाम्पल को लेते हुए कि ये तो दुनिया में खलबली मच जाएगी। इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये इंडिया ने काम तो बड़ा गलत किया है, हमें मुश्किल में डाल दिया है, लेकिन ये एक एग्जाम्पल अच्छी नहीं होगी और दुनिया ने इसको पसंद भी नहीं किया। और फिर ये इकोनॉमी और सोशल सेटअप का मसला होता है, किसी कंट्री की सर्वाइवल का मसला होता है। और जब सर्वाइवल का मसला आ जाए तो फिर उसका लास्ट रिजल्ट यही होता है कि प्यासे और भूखे रहने से बेहतर है कि हम फिर इनके साथ टकरा जाएं। तो वो इसको दुनिया देखती है और ये इम्पोर्टेंट एक बात है कि ये दोनों न्यूक्लियर पावर हैं। एग्जैक्टली। इसलिए ये मैं समझता हूँ कि इसकी नौबत ये नहीं आएगी। ये हठधर्मी तो अपनी कर रहे हैं, और आपने पिछले दिनों देखा भी होगा कि जब गुजरात में स्पीच की मोदी ने, उसमें उसने यही कहा हम अपने हक का पानी लेंगे। बिल्कुल ठीक है। पहले तो उसने कहा था हम सारा पानी बंद करेंगे। तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उनकी रट तो अभी यही है। आई डोंट नो वो यूएसए से या बाकी मुल्कों से क्या चाहते हैं, लेकिन वो अपनी हठधर्मी पे कायम है। लेकिन मेरा यह ख्याल है कि पाकिस्तान अगर प्रेशर उन पर बढ़ाता रहे तो अल्टीमेटली इन चीजों पर एग्री कर जाएं, और जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि टीटी को रिवाइज किया जाए, पाकिस्तान ने उनको कह दिया है कि आप रिवीजन अगर चाहते हैं तो अंडर द टीटी हमारे साथ आप बैठें। एग्जैक्टली। कमिश्नर की मीटिंग करें। कमिश्नर रिजॉल्व नहीं कर सकते, गवर्नमेंट लेवल पे जाएं, कोर्ट आर्बिट्रेशन में जाएं। जो प्रोसेस टीटी के अंदर है उसमें रहकर इन इशू को हल किया जा सकता है। और दूसरे जो एलिमेंट थे उस पर उन्होंने कहा जी अगर टेररिज्म है वो उधर भी जो है, ये बलूचिस्तान में है, हमारे पास सबूत हैं, उस पर भी आप बात करें। बाकी जो कश्मीर का हिस्सा है वो कहते हैं जी हम अपने कश्मीर की बात करेंगे। भाई जब अपने की करेंगे जो आप क्लेम कर रहे हैं तो इसकी भी बात होगी। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल तो शुरू करें ना। वेरी राइट। तो मैं समझता हूँ ये सिर्फ जो है ना एक डिप्लोमेटिक प्रेशर, इसको मेंटेन करने की जरूरत है। लेकिन वार का खदशा अपनी जगह पर हर वक्त मौजूद रहेगा। लेकिन हमें ये कोशिशें करनी चाहिए कि हेल्ड अबेंस से जितना जल्दी निकल सके हम निकल जाए। बिल्कुल, हम तो अभी बिल्कुल अंधेरे में हैं। बिल्कुल सही। प्रोजेक्ट्स क्या बन रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। पॉइंट आ गया जी। जमात अली शाह साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम जिस तरह अभी ये बात हो रही है, और बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फैसला आ गया और उसके बाद हिंदुस्तान उसको मानने को तैयार नहीं। उसके बाद होना ये चाहिए कि हिंदुस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग जाएं। लेकिन बहुत ही खूबसूरत बात की थी अभी शाह साहब ने, जब वो ये कह रहे थे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रोल है, जो हम हमेशा बात करते हैं कि जब ये ऑर्गेनाइजेशंस इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दुनिया भर के मुल्क शामिल हैं और उनका किसी भी फैसले की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो इशू तब शुरू होता है। इस वक्त हिंदुस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। एक फेज़ हम गुजार चुके हुए हैं जिसके अंदर हमने हिंदुस्तान के साथ जो किया वो पूरी दुनिया ने देखा। अगर हिंदुस्तान आज भी समझता है कि वो इस ट्रीटी को लेकर पाकिस्तान का पानी रोक सकता है तो ये एक बहुत बड़ी भूल है हिंदुस्तान की। और इसका रिज़ल्ट मैं दोबारा वही कहूँगा, ये दो न्यूक्लियर पावर्स हैं जो आपस में, जिसमें एक न्यूक्लियर पावर एक मिस एडवेंचरिज्म करना चाह रही है एक ऐसे न्यूक्लियर पावर के साथ जिसने कुछ रोज़ पहले इनको तिगनी का नाच नचाया था। अगर वो फिर भी समझते हैं कि वो कंटिन्यू रखेंगे ऐसे मिस एडवेंचरिज्म, तो यकीन करें इस बात का कि इसका जो रिज़ल्ट होगा, जो बैकफायर होगा, वो हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी और उस हिंदुत्वा जहनीत के ऊपर होगा जिसकी वजह से ये तमाम तर खराबी हुई है। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।